हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 22 इंटरनेशनल ट्रेड का लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पहला रोल जो आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वो आता है एग्रीकल्चर के लिए, ट्रेड इन एग्रीकल्चर। तो डब्ल्यूटीओ ने क्या किया है, कुछ डिसिप्लिन लगाए हैं एग्रीकल्चरल ट्रेड पर कि किस तरीके से एग्रीकल्चरल ट्रेड होगा, किन किन प्रोडक्ट्स पे या किन किन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे फार्मर्स को सब्सिडीज दी जाएंगी या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्री की सब्सिडीज दी जाएंगी। टैरिफ और नॉन टैरिफ जो भी एक्सपोर्ट में आपके कार्गो शिप का चार्ज होता है या जो भी आपका फ्रेट होता है, भाड़ा होता है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, वो सब कुछ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड इन एग्रीकल्चर के अंडर डिसाइड किया है। तो सबसे पहली जो इम्पोजिशन लगाई है वो किस पे लगाई है, रिडक्शन इन डोमेस्टिक सब्सिडीज की जो छूट मिलती थी फार्मर्स को या एग्रीकल्चरल सेक्टर को, उनको और रिड्यूस कर दिया जाए ताकि जो भी हमारा ट्रेड है, एग्रीकल्चरल ट्रेड है, वो और इंक्रीज हो सके। तो जो सब्सिडीज है वो कौन कौन सी किस किस पर, सब्सिडीज ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स और आउटपुट ऑन फिक्सिंग प्राइस, जो भी प्राइस फिक्स किया जाता है फार्मर्स के लिए कि हम आपसे इतने प्राइस पर वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, उस पे भी क्या किया है डब्ल्यूटीओ ने, सब्सिडीज लगा दी है कि वो भी जो प्राइस फिक्स किया जाएगा इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट कंट्री से, वो किनके हित में होगा, वो फार्मर्स के हित में होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फार्मर्स को लॉस हो रहा है। सेकेंड डिसिप्लिन जो उन्होंने किया है उन एग्रीकल्चरल ट्रेड पे वो है रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडीज। जो भी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है गुड्स को, उन पे भी क्या किया है, उन पर भी जितनी भी सब्सिडीज हैं उन पर भी उनको अबॉलिश कर दिया, उनको हटाने के लिए बात की गई है कि इससे क्या होगा, अगर अगर हम लोग हमारे जितने भी एक्सपोर्ट सब्सिडीज है वो रिड्यूस हो जाएंगी या हट जाएंगी तो उनसे जितना भी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। थर्ड डिसिप्लिन जो डब्ल्यूटीओ ने लिया है दैट इज इम्प्रूवमेंट इन मार्केट एक्सेस। उन्होंने इम्प्रूव किया है कि हर कोई इंटरनेशनल मार्केट को, इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सेस कर सके। वो कैसे हो सकता है, जितना भी टैरिफ एंड नॉन टैरिफ कंडीशंस है उनको रिड्यूस करके। जब कोई बैरियर ही नहीं रहेगा, जब कोई रुकावट ही नहीं रहेगी इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होने की, तो कोई भी क्या करेगा, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस कर पाएगा और डीलिंग कर पाएगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फोर्थ जो डिसिप्लिन उन्होंने इम्पोज किया एग्रीकल्चर पे दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन्स बाय गवर्नमेंट एट कंसेशनल रेट टू दी पीपल लिविंग एट बिलो पॉवर्टी लाइन। इसमें क्या किया गया है, जो पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको किनके थ्रू गुड्स मिलेंगे, गवर्नमेंट के थ्रू गुड्स मिलेंगे, और जो गुड्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे दैट विल बी कंसेशनल रेट, इतने होंगे कि दे कैन अफोर्ड इट। तो आई होप आपको ट्रेड इन एग्रीकल्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो रोल है दैट इज ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। जो भी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं या क्लोथिंग इंडस्ट्रीज हैं उन पे भी क्या किया गया है, गवर्नमेंट ने या डब्ल्यूटीओ ने कुछ एग्रीमेंट्स साइन करवाया विद इन दी मेंबर्स, जो भी उस डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं उनके साथ। In textile clothing trade, मल्टी फाइबर अरेंजमेंट मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स के क्लोथ्स बनते हैं, तो मल्टी फाइबर अरेंजमेंट was prevalent from last many years, but there were many quantitative restrictions were imposed by developed countries on import of textile. लेकिन इन मल्टी फाइबर अरेंजमेंट पे कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी डेवलप्ड कंट्रीज से कि हमारे पास क्वांटिटेटिव आनी चाहिए, बहुत अच्छा क्वालिटी का गुड्स आना चाहिए। WTO agreement with regard to the trade in textile and clothing provide the following provision। लेकिन WTO ने जो एग्रीमेंट करवाया उसमें कुछ प्रोविजंस थे, वो कौन कौन से थे। पहला, एलिमिनेशन ऑफ FMA। उन्होंने बोला कि मल्टी फाइबर अरेंजमेंट को हटाई दो। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट बाय द टू ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग मीन्स द एलिमिनेशन ऑफ MFA। उन्होंने बोला कि एलिमिनेट ही कर दो MFA को। और इन अदर वर्ड द एलिमिनेशन ऑफ ऑल नॉन टैरिफ मेजर्स ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंडस्ट्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। इससे एलिमिनेशन ऑफ MFA से उनका मतलब था कि जितने भी टैरिफ और नॉन टैरिफ मेजर्स, जितने भी टैक्सेस लगते हैं उनको क्या कर दिया जाए, उनको एलिमिनेट कर दिया जाए 10 साल के अंदर अंदर। नेक्स्ट, रिडक्शन इन टैरिफ ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। जो उन्होंने रिडक्शन किया वो किस तरीके से किया है, 16% ऑफ इम्पोर्ट हैव बीन मेड। अगर किसी ने 100% गुड्स करे हैं तो उसमें से 16% जो होगा वो टैरिफ फ्री होगा, उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ये कब हुआ, 1 जनवरी 1995 में हुआ। सेकंड, जो बचा हुआ 17% होगा
वो भी क्या होगा इंपोर्ट का, वो भी क्या होगा टैरिफ फ्री होगा। वो कब से लागू हुआ? 1 जनवरी 1998। नेक्स्ट 18% जो बचा वो क्या होगा? वो भी टैरिफ फ्री हुआ। कब से हुआ? 1 जनवरी 2002। और बचा हुआ 49% जो था वो भी क्या हो गया? टैरिफ फ्री हो गया। ये कब से हुआ? 1 जनवरी 2005 से हुआ। तो ये जो इम्पोर्ट ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग है ये 1 जनवरी 2005 से पूरा टैरिफ फ्री हो गया। इट हैज बीन बेनिफिटेड टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज लाइक, ये इससे ये नॉन टैरिफ होने से या टैरिफ रिडक्शन होने से किनको बेनिफिट हुआ? जो भी हमारी कंट्रीज है एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है टेक्सटाइल, दैट इज इंडिया, चाइना एंड कोरिया, उनको बहुत बेनिफिट हुआ। थर्ड जो उन्होंने प्रोविजन बनाया वो कौन सा था? सेफगार्ड मैकेनिज्म। सेफगार्ड मैकेनिज्म में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ये ध्यान में रखा कि जो भी हमारे प्रोविजंस हो ना वो डेवलपिंग कंट्री को ध्यान में रख के क्रिएट किए जाए। ऐसा ना हो कि हम ऐसे प्रोविजंस क्रिएट कर दें जिससे डेवलपिंग कंट्री को और नुकसान हो जाए और वो डेवलप ही ना हो पाए। तो इसीलिए उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज को क्या किया? उनको बोला कि आपको हम सेफ गार्ड करेंगे, आपको मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए उन्होंने 3 इयर्स की लिमिट सेट कर दी कि आप 3 इयर्स तक क्या करोगे? अपने सेफ गार्ड मैकेनिज्म, हम आपको सेफ गार्ड मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे। इन 3 ईयर में जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको अलाउ किया गया है कि टैरिफ और नॉन टैरिफ मेजर्स कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में लगेंगे, वरना नहीं लगेंगे। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको जो भी टैरिफ और नॉन टैरिफ मेजर्स जितने भी चार्जेस या कार्गो फ्रेट लगेगा वो उनका डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे भी इम्पैक्ट कर सकता था। इसीलिए ये डिसीजन किसने लिया? डब्ल्यूटीओ और ऑर्गेनाइजेशन ने लिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, कि जिससे हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे कुछ भी इफेक्ट ना पड़े। तो आई होप आपको ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको TRIPS भी बोलते हैं। इट इज एन एग्रीमेंट रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। दीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट एक्सेट्रा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है कि जो चीज आपने डिस्कवर की है वो आपके अंडर, आपके नेम के अंडर ही रजिस्टर होनी चाहिए। तो WTO उसका भी ध्यान रखता है। जो ओनर है उसको पेटेंट राइट मिलता है, उसको अपने पेटेंट को रजिस्टर कराना होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर। अगर कोई उसके पेटेंट को यूज करता है तो उसको एक रॉयल्टी, एक मिनिमम अमाउंट होती है जो आप ओनर, जो भी ओनर है उस पेटेंट का, उसको पे करनी पड़ती है। जैसे आप मान लीजिए कि डोमिनोज का एग्जांपल ले लीजिए। डोमिनोज का जो भी होस्ट कंट्री है या जहां से भी वो ओरिजिनेट हुआ है वो ए कंट्री है। अब वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ए कंट्री में ही डोमिनोज मिलता है। डोमिनोज वर्ल्ड के बहुत जगहों पर मिलता है, बहुत सारी कंट्रीज में, सिटीज में मिलता है। तो उन्होंने क्या कर रखा है? उसका पेटेंट राइट खरीद रखा है, उसको एक रॉयल्टी अमाउंट पे कर रखी है डोमिनोज के ओनर को, और उससे पेटेंट राइट को ले रखा है कि हम तुम्हारे नेम के अंडर प्रोडक्शन करेंगे। तो दैट इज पेटेंट राइट। एक चीज पेटेंट राइट में ये भी होती है कि जो ओनर होता है सिर्फ उसी के पास राइट होता है अपने पेटेंट राइट को बेचने का, खरीदने का या उसमें मॉडिफिकेशन करने का, बाकी कोई भी नहीं कर सकता। अंडर डेवलप्ड countries who do not have patent rule in their country are intact patent rules within a period of 10 years since the start of WTO। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अभी डेवलप हो ही रही हैं, उनके पास पेटेंट रूल कोई भी नहीं है अगर उनकी कंट्री में, तो WTO ने ये भी करा है कि विद इन 10 ईयर्स जब से WTO स्टार्ट हुआ है वहां पे भी पेटेंट राइट आ गया है। तो आई होप आपको ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके नेम के अंडर ही रजिस्टर होगा। अगर कोई और उसको यूज करना चाहता है तो दे हैव टू पे यू दी रॉयल्टी अमाउंट। इससे आपका प्रोडक्ट क्या रहता है? सुरक्षित, सेफ रहता है और आपके पास ही रहता है, कोई और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो आता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जिसको हम ट्रिम्स भी बोलते हैं। TRIMS are the investment related measures proposed by WTO to ensure free flow of investment all over the world। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स क्या होता है? ये एक ऐसा ऐसा प्रिंसिपल बोल लीजिए या ऐसा मेजर बोल दीजिए जो WTO ने इंट्रोड्यूस किया है ताकि जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी फॉरेन कैपिटल है, वो पूरे वर्ल्ड में इजीली फ्लो हो सके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड एट पार विद डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो पार, जो फेस वैल्यू होगी उस करेंसी की, उसी में डील की जाएगी। इट हेल्प द अंडर डेवलपिंग कंट्री बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनको क्या करता है? हेल्प करता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका ही, उसी की पार वैल्यू पे ही पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये भी किसने डिसाइड किया? WTO ने डिसाइड किया। नेक्स्ट आता है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, जिसको हम GATS भी बोलते हैं।
ये एक ऐसा मल्टीलेटरल सर्विस एग्रीमेंट है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि जो ट्रेड है जिसमें सिर्फ गुड्स को हम डील करते हैं उसके साथ हम सर्विसेज को भी डील करें। इट प्रोवाइड्स फॉर फ्री फ्लो ऑफ सर्विस अमंग द मेंबर्स ऑफ नेशन। इसका है कि जो जितने भी रजिस्टर्ड कंट्रीज हैं डब्ल्यूटीओ के अंडर उनको फ्री फ्रॉम मिले किसका, सर्विसेज का। कैसी सर्विसेज का, इंश्योरेंस का, ट्रेवल का, टूरिज्म का, होटल, बैंकिंग, शिपिंग का। तो ये सब किसके थ्रू लाया गया है, डब्ल्यूटीओ इसको लेकर आया अपनी मेंबर कंट्रीज में। नेक्स्ट है डिस्प्यूट सेटलमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डब्ल्यूटीओ का है दैट इज डिस्प्यूट सेटलमेंट। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज बैरियर हो जाता है, कैपिटल बैरियर हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग बैरियर हो जाता है, बहुत सारी रुकावटें आती हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में, जिसकी वजह से दो काउंटर पार्टीज के बीच में झगड़ा भी हो सकता है और डिस्प्यूट हो सकता है। तो उस डिस्प्यूट को कौन सेटल करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेटल करती है। इसमें क्या होता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए दोनों पार्टी को कंसल्ट करती है जो डिस्प्यूट के अंडर होती हैं या जिनका आपस में झगड़ा हुआ होता है। जो भी डायरेक्टर जनरल होता है डब्ल्यूटीओ का वो मीडिएटर का काम करता है। और अगर जिस कंट्री ने कंप्लेन किया है वो भी क्या कर सकती है, जो भी डायरेक्टर जनरल होता है डब्ल्यूटीओ का उसको बोल सकती है कि एक ऐसा पैनल सेटअप करो जिसमें दोनों साइड के बातों को अच्छे से सुना जाए और कोई भी पार्शियलिटी नहीं हो। ये जो पैनल है वो रिपोर्ट देता है 60 से 90 डेज में। और जो भी हमारा डीएसबी होता है, डायरेक्टर जनरल होता है, वो क्या करता है, फाइनल डिसीजन लेता है। जब उसके पास ये रिपोर्ट पहुंच जाती है 30 दिन के अंदर अंदर उसको अपना डिसीजन सुनाना पड़ता है। और जो भी उसका डिसीजन होता है वो कंट्री ए और कंट्री बी जिनके बीच में भी झगड़ा हुआ है उसको मानना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीमेंट ऑन एक्सपोर्ट सब्सिडीज। अब ऐसा एग्रीमेंट साइन करवाया डब्ल्यूटीओ ने अपनी मेंबर कंट्रीज से कि जो भी एक्सपोर्ट सब्सिडीज है उसको मानना पड़ेगा। तो डब्ल्यूटीओ ने क्या कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया कि कोई भी एक्सपोर्ट सब्सिडीज नहीं लगेगी। जितना भी हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो क्या होगा, फ्रीली प्रमोट किया जाएगा और फेयर ग्लोबल कंपटीशन दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है रिव्यूइंग ट्रेड पॉलिसी ऑफ मेंबर कंट्रीज। ये भी कौन करता है, डब्ल्यूटीओ करता है। डब्ल्यूटीओ क्या करता है कि जो ट्रेड पॉलिसी है कि किस तरीके से आप ट्रेड करते हो, कौन आपकी रेगुलेटिंग बॉडी है ट्रेड की विद इन अ कंट्री, किस तरीके से आपका प्रोसीजर है, उन सबको भी कौन रेगुलेट करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करता है। इससे क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को वो इम्प्लीमेंट कर सकता है या इवेल्युएट कर सकता है, एग्रीमेंट में ला सकता है कि आपकी जो आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो या जो भी आपकी ट्रेड पॉलिसीज हैं वो इन फ्यूचर सक्सेसफुल होंगी या नहीं होंगी, या कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी, या इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपके फ्यूचर इकोनॉमिक पॉलिसीज में कुछ भी रुकावटें आ सकती हैं या डेवलपमेंट में स्टॉपेज बन सकता है। तो उसमें भी ये क्या करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपनी मेंबर कंट्रीज को सपोर्ट करता है बाय रिव्यूइंग देयर ट्रेड पॉलिसीज। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट नहीं होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ डब्ल्यूटीओ फॉर इंडिया और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ पढ़ेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।